सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक अपनी स्टोरी पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ बिना समय बर्बाद करे बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर अक्षय ने। आइए आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम अक्षय है और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी थी। स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने दोस्तों का नाम सागर और उमा बताता हूँ। ये उनके असली नाम नहीं है क्योंकि वो मैं आपको यहाँ पर प्राइवेसी रीजंस के चलते नहीं बता सकता। तो सागर, उमा और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा हम तीनों को ही पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब जो सागर था उसे उमा बहुत ज़्यादा पसंद थी, और कुछ समय बाद उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इसके बाद वे दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए, और कुछ समय के बाद सागर ने उमा को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब होती। उमा जब भी सागर से शादी करने की बात सोचती उसे अपने सपने में एक आत्मा दिखाई देती। वो आत्मा उससे सपने में कहती कि वो उससे शादी ना करे क्योंकि वो उमा को अपनी मां नहीं बनाना चाहती। वो आत्मा उसके पास आती और बोलती कि तुम मेरी मां नहीं बन सकती। उमा ने ये बात मुझे बताई और ये बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी सी लगी और अजीब सी, बट हमें नहीं पता था कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। इसके अलावा उमा अपनी लाइफ में और भी कई चीज़ों से परेशान थी, जिस कारण वो अभी शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो सागर को चाहती थी बट वो अपने करियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती थी। बट जो सागर था उसे अपनी फैमिली रीजंस के चलते एक ऐसी वाइफ चाहिए थी जो कि हाउस वाइफ का काम ज़्यादा कर सके। और आखिरकार क्योंकि इन दोनों की चॉइसेस एक दूसरे से अलग हो रही थी तो उमा ने सागर से ब्रेकअप कर लिया। अब जब उमा ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, वो स्पिरिट, वो आत्मा उसके सपनों में आई और उसने उसे शुक्रिया कहा। उमा ने ये बताया कि उस रात उसने उस आत्मा से काफ़ी सारी बातें करी। उसे वो सारी बातें तो नहीं याद, बट उसे कुछ बातें ज़रूर याद थी जो कि उसने मुझे बताई। तुमने एक अच्छा फैसला लिया। ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? सागर मेरे पिता होंगे और मैं तुम्हें अपनी माँ बनते हुए नहीं देखना चाहती। तब उमा ने उससे बोला कि तुम्हें कैसे पता जो तुम सोच रही हो वो सच है, सिर्फ एक भ्रम नहीं। तब उस छोटी सी आत्मा ने उससे बोला तुम अपनी कोई भी एक इच्छा मुझसे मांगो, मैं उसे पूरी करूँगी। तब उमा ने उससे विश मांगी कि जब वो सागर की बेटी बनकर पैदा हो तब वो उसके बर्थडे पर हो, यानी कि उमा के बर्थडे पर। और उस आत्मा ने उससे सपने में हाँ बोल दिया। कुछ समय के बाद ब्रेकअप वगैरह होने के बाद उमा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। इसके अलावा सागर ने भी एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर ली जो कि उसके घर वालों ने पसंद करी थी। हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे और लगभग अलग अलग शहरों में ही जाकर रह रहे थे। बट यहाँ पर सब में अच्छी बात ये थी कि उनके ब्रेकअप के बावजूद भी हमारी फ्रेंडशिप अब भी पहले जैसे ही थी। बट बात ये थी कि वो जो आत्मा वाली बात थी उस बात को उमा और मैं दोनों ही भूल चुके थे। अब कुछ साल बीत चुके थे और सागर ने हमें अपनी गुड न्यूज़ दी। उसने बताया कि उसकी वाइफ अब प्रेग्नेंट है। उमा और मैं सागर से मिलने के लिए उसके शहर में गए। इसके बाद जब वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे तो उमा और मैं आपस में पुराने समय की बातें कर रहे थे, और तभी एकदम से हमारे मन में उस आत्मा वाली बात का ध्यान आया। और तभी हमें वो डेट याद आई जो कि सागर की वाइफ को बेबी को जन्म देने के लिए मिली हुई थी, और वो डेट थी 10 से 15 तारीख के बीच में। अब ये बात यहाँ पर हैरान करने वाली थी कि ये मंथ तो वही था जिसमें उमा का बर्थडे है, बट उमा का बर्थडे 29 मई को था। तब उमा ने और मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बस उसने अपने सपने में देखी हों और ये बस एक कोइंसिडेंस हो, और हमने इस बात को रफा दफा कर दिया। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और हम सागर के साथ अब भी कंटिन्यूसली कांटेक्ट में थे, और फाइनली अब मई का महीना शुरू हो गया।
और तभी असली ड्रामा भी शुरू हुआ। 10 मई को हमने सागर को कॉल करा पूछने के लिए कि सब कुछ कैसा है। तब सागर ने बताया कि वो लोग डॉक्टर के पास गए थे, बट तब डॉक्टर ने बोला कि अभी उन्हें वेट करना होगा। इस वक्त तक 20 मई ऑलरेडी आ चुकी थी और अब धीरे धीरे हम भी इस बात को सोच रहे थे कि क्या वो बात सच हो सकती है। कुछ दिन और बीते और उसके बाद पूजा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया क्योंकि उसके 9 मंथ्स पूरे हो चुके थे। 25 की रात को पूजा को दिक्कतें हुई और सब लोग सोचने लगे कि शायद तब बेबी होगा, बट तब भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 27 तारीख को दोबारा ऐसा ही हुआ और सब लोगों को लगा कि 28 तक तो बेबी आ ही जाएगा, बट तब भी ऐसा नहीं हुआ। और अब क्योंकि 2 बार फॉल्स सिग्नल के कारण ऐसा हो चुका था और फाइनली 29 मई को डॉक्टर्स ने सर्जरी के जरिए एक हेल्थी लड़की को जन्म दिलवाया। इस बात का जब हमें पता चला तो हम दोनों ही सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए। सागर ने अपनी बेटी का नाम श्रेया रखा, जिसकी उम्र अभी 4 साल की है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है, जिससे मिलने के लिए हम अक्सर जाते भी रहते हैं। ऑल्दो ये कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं था, बट मेरे ख्याल से एक ऐसा इंसिडेंट तो था जिसे मुझे आप सबको बताना चाहिए था और मैंने ऐसा ही करा। ठीक दोपहरी का समय था। आसमान में सूरज अपने प्रचंड ताप के साथ आग बरसा रहा था। जंगल में खेतों पर काम करने वाले लोग भी अपने घर जा चुके थे। इंसान क्या, जानवर भी नहीं दिख रहे थे। ऐसे में विमला अपनी बेटी प्रीति के साथ खेत में चारा काट रही थी। रोज तो वो दोनों माँ बेटी भी इस वक्त तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज उन्हें घर से निकलने में देर हो गई थी। सुबह विमला का पति मुकेश गांव से बाहर नौकरी के लिए गया था। उसे खाना बना कर दिया और सामान बांधा, तब वो घर से निकला। उसके बाद विमला ने अपने 8 साल के बेटे रज्जन को स्कूल भेजा और इसी सब के चलते आज विमला और प्रीति को खेत से चारा लाने के लिए घर से निकलने में देर हो गई। अभी भी चारा पूरा नहीं कटा था क्योंकि घर में 3-4 जानवर थे जिनकी व्यवस्था करनी थी। धूप और गर्मी ने बिल्कुल हालत ख़राब कर दी थी। विमला ने प्रीति से कहा, बेटा तू चारे की एक गड्डी लेकर घर चली जा, रज्जन भी स्कूल से आने ही वाला होगा, घर पर कोई नहीं होगा तो इधर उधर गर्मी में घूमेगा। मैं भी एक गड्डी लेकर तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। माँ तुम अकेली रहोगी यहाँ पर? साथ ही चलेंगे ना दोनों। अरे मैं आ रही हूँ, तू वजन उठाकर धीरे धीरे चलती है, मैं तेज़ रफ्तार से आ जाऊँगी। मेरी चिंता मत कर, रज्जन की चिंता कर, उसे भूख भी लगी होगी, तू जा। ठीक है माँ, फिर मैं जा रही हूँ। वैसे मुझे भी अकेले डर लगेगा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। डर की कोई बात नहीं है बेटा, रास्ते में आम का बाग पड़ेगा, वहाँ कोई ना कोई रखवाली कर रहा होगा और कुछ पता नहीं घने पेड़ों की छाया में बालक भी खेल रहे होंगे। तू चल, मैं बस आ रही हूँ। प्रीति ने बड़े बेमन से चारे की भारी गड्डी अपने सर पर उठाई और घर की तरफ चल पड़ी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, पसीने से शरीर तरबतर हो गया था और सिर पर रखा वजन चाल को धीमी करने की कोशिश कर रहा था, पर प्रीति पूरी कोशिश से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जितना धीरे वो चलती घर पहुंचने में उतनी ही देर लगती। प्रीति अब बाग तक पहुंच गई थी। बाग के बीचों बीच एक पगडंडी सी बनी हुई थी जो कि पैदल चलने वाले ग्रामीणों के कारण ही बनाई गई थी। बाकी पूरे बाग में घास फैली हुई थी, जगह जगह सूखे पत्ते पड़े हुए थे। प्रीति भी उसी पगडंडी पर चल पड़ी और अभी तक उसे रास्ते पर कोई नहीं मिला था। प्रीति तेज कदमों से चल रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा था। सूखे पत्तों पर प्रीति को किसी की पदचाप सुनाई दे रही थी। उसने अपनी चाल कुछ धीमी करी और ध्यान से सुनने की कोशिश करी और तभी कानों में एक आवाज़ आई, जीजी, ओ जीजी, मैं चलूं तुम्हारे साथ? कौन है रे? प्रीति ने कड़क सी आवाज़ में पूछा। हालांकि आवाज़ से पता चल रहा था कि वो कोई बच्चा ही होगा। सिर पर रखे चारे की वजह से वो गर्दन मोड़कर पीछे नहीं देख सकती थी, ना ही रुक सकती थी। प्रीति को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला और अब उसे पीछे आने वाली पदचाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। प्रीति आगे बढ़ती रही। कुछ दूर वो चली ही थी कि फिर से वही आवाज़ आई, जीजी ले चलो ना मुझे भी अपने साथ।
इस बार आवाज़ में थोड़ी खुशामद और थोड़ी लाचारी महसूस हुई। प्रीति का मन पिघल गया उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर। अरे तो आ जाना मेरे साथ, मैंने कब मना करा, अपना नाम तो बता। मंगलू। पीछे से फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ में खुशी की झंकार थी। मंगलू, मैं तो नहीं जानती तुझे, कहाँ घर है तेरा? प्रीति को कोई उत्तर नहीं मिला और वो उसी रफ्तार से चलती रही। पीछे चलते हुए कदमों की पदचाप उसे सुनाई देती रही। बाग से निकलकर अब वो गांव के पास आ गई थी। अचानक प्रीति का ध्यान गया कि अब उसे अपने पीछे किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगा कि उसके सर पर रखे हुए चारे में वजन कुछ ज़्यादा हो रहा है और अब वो थक गई थी। उसने हांफते हुए आवाज़ दी, मंगलू, अरे ओ मंगलू। बदले में कोई भी आवाज़ नहीं आई और इस बार प्रीति ने कुछ जोर से आवाज़ लगाई कि बच्चा ही तो है, कहीं पीछे रह गया होगा। इस बार भी शांति छाई रही। हो सकता है अब उसे अपने घर का रास्ता पता चल गया हो और गांव के पहले मोड़ से ही वो अंदर मुड़ गया हो। प्रीति ने मन ही मन सोचा। तभी दूर से उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। अरे किसे पुकार रही है प्रीति? अच्छा, माँ भी आ गई। प्रीति ने रात की सांस ली। तब तक विमला तेजी से चलती हुई प्रीति के बराबर आ गई थी। अरे कोई बच्चा था माँ, मंगलू नाम बता रहा था, मेरे पीछे पीछे ही तो आ रहा था। तेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव से पहले वाले मोड़ में चला गया होगा ना, प्रीति ने कहा। दोनों माँ बेटी घर आ गई। चारे की गड्डी जमीन पर डाल दी और दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी रज्जन दौड़ता हुआ आ गया। माँ, भूख लगी है, जल्दी से रोटी दो ना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, पहले नल से ठंडा पानी तो ला कर दे। देख कितनी गर्मी में चल कर आ रहे हैं हम लोग, आज तो चारे की गड्डी में वजन कुछ ज़्यादा ही था। रज्जन ने रसोई के बाहर रखे बर्तन के टोकरे से एक गिलास निकाला और नल से पानी लाकर विमला को पकड़ा दिया। और मुझे कौन पिलाएगा? प्रीति ने रज्जन को छेड़ते हुए कहा। खुद उठकर ले लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जीजी, मैं तो बस माँ को ही पानी पिलाऊंगा। रज्जन ने अकड़ कर कहा। ठीक है बच्चू, देख लूँगी तुझे। अब जब मास्टर जी गुणा के सवाल देंगे तो मेरे पास मत आना, तब तो बड़ी खुशामद करता है मेरी। प्रीति ने अपने छोटे भाई को प्यार भरी धमकी दी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं खुशामद करूँगा, अब तो मुझे सवाल आ गए हैं। रज्जन की अकड़ अब भी बरकरार थी। इस बार विमला दोनों भाई बहन के बीच चल रही नोक-झोंक में बोल पड़ी। अरे इतनी बड़ी बहन से बराबरी करता है, चल जा पानी दे से भी। लोग तो प्याऊ लगाकर राह चलते को पानी पिलाते हैं और तू अपनी बहन को मना कर रहा है जो तेरे 10 काम करती है। अब माँ की बात तो टाली नहीं जा सकती थी। रज्जन प्रीति के लिए भी पानी ले आया। प्रीति ने गिलास पकड़ते हुए रज्जन के हाथ भी पकड़ लिए। क्या रे, पिद्दी सा है और अकड़ू पूरा है, क्यों रोज़ लड़ता है मुझसे? औरों से तो बड़े प्यार से बोलता है। देख तेरे मास्टर जी से शिकायत करूँगी। माँ देख लो जीजी को, मैंने पानी भी पिलाया फिर भी मेरी शिकायत करने को कह रही है। रज्जन ने प्रीति से खुद को छुड़ाते हुए मचल कर कहा। रज्जन प्रीति की पकड़ से छूटकर विमला की ओर भागा और तभी वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। विमला और प्रीति ने दोनों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन रज्जन का शरीर मानो अकड़ गया था। दोनों माँ बेटी के हाथ पैर फूल गए। पता नहीं क्या हुआ अचानक रज्जन को। हो सकता है ठोकर खाकर गिर पड़ा हो, तो फिर उठा क्यों नहीं? और तो और आंखें भी नहीं खोली। शरीर तो जैसे भारी हो गया था। दोनों माँ बेटी मिलकर भी नहीं उठा पा रही थी। प्रीति, जरा पड़ोस में प्रमोद चाचा को बुला कर ला जल्दी, विमला ने परेशान होते हुए कहा। प्रीति तुरंत उठकर बाहर भागी और कुछ ही देर बाद एक लंबे चौड़े आदमी के साथ वापस आई। अरे भाभी, क्या हुआ रज्जन को, कैसे गिर गया? पता नहीं देवर जी क्या हुआ मेरे रज्जन को, देखो तो धड़ाम से गिर पड़ा, ना आँखें खोल रहा है ना कुछ बोल रहा है। विमला की आवाज़ रुंध गई। अरे भाभी, परेशान क्यों होती हो, अभी सब ठीक हो जाएगा। गर्मी क्या कम पड़ रही है, ज़रूर धूप में खेल रहा होगा। प्रीति, जरा एक गिलास पानी ला, इसके मुंह पर छींटे मारते हैं, बेहोश हो गया है बेचारा। प्रमोद ने रज्जन को उठाने की कोशिश करते हुए कहा।
विमला ने भी सहारा लगाया और तब कहीं जाकर मुश्किल से रज्जन को उठाकर खाट पर लेटा दिया। प्रमोद जैसे हट्टे कट्टे आदमी को भी 8 साल के बच्चे को उठाने में भरपूर ताकत लगानी पड़ी। विमला रज्जन के सिरहाने बैठकर पंखा झालने लगी और प्रीति ने पानी के छींटे रज्जन के मुंह पर मारे, लेकिन रज्जन पर कोई असर नहीं पड़ा। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं चौपाल वाले डॉक्टर को बुला लाता हूँ, वही कुछ बता सकता है, प्रमोद ने कहा। तब तक प्रमोद की पत्नी सावित्री भी आ गई थी और विमला की आंखें डबडबा रही थी। सावित्री को देखकर वो रो पड़ी। अरे जीजी, रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो फिर भी, सावित्री ने हौसला दिया। प्रीति भी परेशान होकर रज्जन के बालों में हाथ फेरने लगी। उसकी आंखें भी अब नम हो गई थी। कुछ मिनट के बाद प्रमोद एक अधेड़ से आदमी को लेकर वहां पर आ गया। उसको देखकर विमला ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। डॉक्टर ने रज्जन की नब्ज देखी और फिर माथे पर हाथ रखा। सुबह क्या खाया था उसने? जी, दूध पिया था बस। अब खाना मांग रहा था कि अचानक गिरकर बेहोश हो गया। लगता है कमज़ोरी से बेहोश हो गया है। अभी ताकत का इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार किया। डॉक्टर ने जैसे ही रज्जन का हाथ पकड़कर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी, उसने तुरंत आंखें खोल दी। अरे डॉक्टर, क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से, तेरी वजह से ही तो मेरा ये हाल हुआ है। रज्जन ने लाल लाल आंखों से डॉक्टर को देखते हुए कहा। सभी लोग चौंक गए। रज्जन की आवाज़ को क्या हुआ? और वो तो कभी किसी से ऐसे बदतमीजी से बात ही नहीं करता। डॉक्टर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। रज्जन खाट पर बैठे हुए डॉक्टर को घूर रहा था। प्रमोद और विमला एक दूसरे को इशारा करे और रज्जन को दोनों ओर से कसकर पकड़ लिए और डॉक्टर ने रज्जन की बाह में इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर तक रज्जन पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहा। उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो अचानक खाट पर पीछे की ओर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डॉक्टर तो जा चुका था और बाकी सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। रज्जन की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। विमला अब भी सिरहाने खड़ी पंखा झेल रही थी। तभी रज्जन ने आंखें खोली और अपने चारों ओर खड़े हुए लोगों को देखा। विमला जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई। रज्जन, तू ठीक तो है? तुझे क्या हो गया था मेरे बच्चे? माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम सब मुझे ऐसे क्यों घेर कर खड़े हो? रज्जन ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। विमला ने रज्जन को अपने सीने से चिपका लिया। अरे कुछ भी नहीं। प्रीति, जल्दी भाई को रोटी ला कर दे, भूख लगी है इसे। प्रीति फुर्ती से रसोई की तरफ भागी और जल्दी से एक प्लेट में 2 रोटी और एक कटोरी में दाल लेकर आ गई। विमला ने अपने हाथ से उसे निवाला खिलाया और उसकी आंखों में अब भी नमी थी। माँ, मैं अपने आप खा लूँगा, लाओ मुझे रोटी दो, रज्जन ने कहा तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई। प्रमोद और सावित्री भी अपने घर चले गए। रज्जन खाना खाकर फिर से खाट पर लेट गया। वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। दोनों माँ बेटी अब अपने काम धाम में लग गई। दिन छिपने का समय हो गया था और रज्जन अभी भी उसी तरह लेटा हुआ था। रोज तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठता था और सारे दिन उछल कूद करता रहता था। विमला फिर से उसके सिरहाने पर आकर बैठ गई। अभी भी ठीक नहीं है क्या जी तेरा? क्या परेशानी है वो तो बता। सुबह से खाट पर पड़ा है। पता नहीं माँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बड़ी कमजोरी सी लग रही है बदन में। जी करता है बस ऐसे ही लेटा रहूं, रज्जन ने बुझी हुई सी आवाज़ में कहा। विमला के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरे प्रीति, जरा डॉक्टर के पास तो जा, भाई के हाल बताकर कुछ दवा ले आ, नहीं तो फिर वो अपने घर चला जाएगा। अच्छा माँ, जाती हूँ, प्रीति ने कहा। तभी रज्जन उछलकर बैठ गया। खबरदार जीजी, जो उस डॉक्टर के पास गई उसने मेरी ऐसी हालत करी है, अब मेरे सामने उसका नाम मत लेना माँ, कह देता हूँ। रज्जन की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी और आवेश में उसका शरीर काँप रहा था। उसकी आवाज़ भी बदली हुई सी लग रही थी। दोनों माँ बेटी उसके बदले हुए तेवर देखकर काँप उठी। विमला ने धीरे से प्रीति को जाने का इशारा करा
और तब तक रज्जन फिर से निढाल सा होकर लेट गया था। उसकी आंखें अब बंद हो गई थी। वो फिर से कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाने लगा था। कुछ ही देर में प्रीति दवाई लेकर आ गई। विमला चुपचाप उठकर उसके पास गई और प्रीति ने 2 पुड़िया उसके हाथ पर रख दी। विमला ने उसे अपने आंचल में बांध लिया और रसोई में जाकर दूध गर्म करके उसमें एक पुड़िया मिला दी। दूध का गिलास लेकर वो रज्जन के पास खाट के पास गई। रज्जन, बेटा दूध पी ले, बहुत देर से ऐसे ही लेटा है। रज्जन ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली जो कि अब भी लाल थी। ये तुम बार बार मुझे रज्जन क्यों कहती हो? मैं रज्जन नहीं हूं, क्यों मुझे तंग कर रही हो? उसकी बात सुनकर विमला जड़ हो गई। ये क्या कह रहा है बेटा? तू ही तो मेरा रज्जन है और मैं तेरी माँ हूँ। अभी बताया ना मैं तेरा रज्जन हूँ और ना तू मेरी माँ। जीजी, तुम बताओ ना मैं कौन हूँ? रज्जन ने प्रीति की ओर देखकर कहा। प्रीति भी उसकी बात सुनकर हैरान में पड़ गई। क्या बताऊँ माँ को? क्यों तंग कर रहा है उल्टी सीधी बातें करके? कुछ नई खुराफात सूझी ना तुझे? देख, कल ही तेरे मास्टर जी से शिकायत करूंगी। प्रीति तमक कर बोली। रज्जन ठहाका डाकर हंस पड़ा। क्यों जीजी, भूल गई क्या? सुबह तुमने मेरा नाम पूछा था तो क्या बताया था मैंने? अपनी माँ को ही बताओ। प्रीति का दिमाग घूम गया। कब? मैं तेरा नाम क्यों पूछूंगी? बचपन में तेरा नाम मैंने ही रखा था रज्जन, और हाँ, माँ भी तेरी ही है। रज्जन के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। क्यों? बाग में तुमने मेरा नाम नहीं पूछा था? तुम ही तो मुझे अपने साथ लाई हो गांव में। याद आया कुछ? प्रीति ने कुछ सोचा और बोली, मंगलू? हाँ, अब याद आ गया ना? अपनी माँ को ही बता दो, मुझे रज्जन ना कहे। विमला और प्रीति दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो गई थी। इसी बीच रज्जन फिर से बेसुध होकर अपनी खाट पर लेट गया। विमला ने प्रीति की ओर इशारा किया और वो दोनों अंदर किवाड़ की ओट में खड़े होकर बात करने लगे। ये रज्जन मुझे पहचान क्यों नहीं रहा प्रीति? और ये मंगलू कौन है जिसका नाम वो ले रहा था? तू कुछ जानती है क्या? वो बाग वाली क्या बात है? और रज्जन को कैसे पता चला? वो तो स्कूल में था। विमला ने प्रीति से एक साथ कई सवाल पूछ डाले। माँ, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस मेरे मुंह से मंगलू निकल गया। मैंने बताया था ना, मेरे पीछे एक बच्चा आ रहा था। उसने ही अपना नाम मंगलू बताया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे अपने साथ गांव ले चलूं। लेकिन तुम तो कह रही थी कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। प्रीति ने उलझन भरे स्वर में कहा। विमला के माथे पर बल पड़ गए। मैंने तो तेरे पीछे किसी को भी नहीं देखा। अगर कोई था भी तो रज्जन को ये सब कैसे पता था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं जो रज्जन ठीक हो जाए? और पता नहीं डॉक्टर का नाम लेते ही इसे इतना चिढ़ क्यों हो रहा है। दवाई बड़ी मुश्किल से दी है। दोनों माँ बेटी अपने अपने दिमाग में परेशानी का अनुभव करते हुए सोच में पड़ गई। तभी अचानक रज्जन की आवाज़ सुनाई दी। माँ कहाँ हो? इतना अंधेरा क्यों कर रखा है घर में? मुझे डर लग रहा है। जीजी, ओ जीजी। रज्जन की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े और आंगन में पड़ी खाट की ओर भागे जिस पर वो लेटा हुआ था। अभी तक घर में उजाला नहीं हुआ था क्योंकि माँ बेटी परेशान थे दोनों। रज्जन विमला से लिपट गया और पूछा, माँ उजाला क्यों नहीं किया? कहाँ चली गई थी तुम? जीजी भी नहीं थी मेरे पास। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में डर लगता है। विमला ने उसे हैरानी से देखा। अभी तो ये कह रहा था कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब रज्जन की आवाज़ ही पहले जैसी हो गई थी और आंखें भी लाल नहीं थी। विमला फूट फूट कर रो पड़ी और प्रीति भी उन दोनों से लिपटकर रोने लगी। रज्जन ने उन दोनों को देखकर कहा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ जीजी? क्यों रो रहे हो तुम दोनों? तू ठीक है ना मेरे बच्चे? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? विमला ने रज्जन का माथा चूमते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बस भूख लग रही है, जल्दी रोटी बना दो, दूध से खाऊंगा। रज्जन ने सरलता से कहा। तब तक प्रीति ने आंगन में लालटेन की रोशनी कर दी थी। प्रीति, तू भाई के पास बैठ, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ, विमला ने बोला। प्रीति रज्जन के पास बैठ गई। रज्जन ने प्रीति से कहा, जीजी पता है क्या हुआ? क्या? मेरे स्कूल में एक बच्चा था।
वो कल रात मर गया। सुबह सुबह सब बच्चे यही बात कर रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लगता है मरने का नाम सुनकर। पता नहीं मरने के बाद क्या होता होगा। हट पागल, कैसी बातें कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। अरे नहीं जीजी, सच में जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था ना, तब भी सब मंगलू की ही बातें कर रहे थे। प्रीति चौंक गई। मंगलू? हाँ जीजी, मंगलू ही नाम था उसका। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था ना, तो तुमने भी देखा था ना उसे। प्रीति से सोच में पड़ गई। मंगलू रात ही मर चुका था, तो बाग में कौन था? क्या वो कोई और था? शक्ल तो मुझे उसकी याद भी नहीं। और आज जो बाग में मिला था, उसे भी कहाँ देखा था मैंने? और माँ को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था मेरे पीछे, जबकि मुझे तो बराबर से उसके कदम सुनाई दे रहे थे। तब तक विमला भी रज्जन के लिए दूध रोटी लेकर आ गई थी और रज्जन की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जैसे तैसे उसने रज्जन को रोटी खिलाई और फिर घर में बने पूजा के आले में रखी भभूत लाकर उसके माथे पर मल दी और रज्जन की खाट पर बिस्तर के नीचे चुपचाप एक चाकू रख दिया। फिर खाट के चारों ओर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया। प्रीति चुपचाप माँ को ये सब करता हुआ देख रही थी। तभी रज्जन ने पूछा, माँ क्या कर रही हो? बेटा तुझे डर लग रहा था ना, इसलिए कर रही हूँ। अब डर नहीं लगेगा, रात को आराम से नींद भी आएगी। मैं भी तेरे साथ ही सो जाऊंगी। विमला की बात सुनकर रज्जन खुश होकर सो गया। अब प्रीति ने विमला की ओर देखकर कहा, माँ क्या है ये सब? रज्जन को तो रोज ही डर लगता है, फिर आज तुमने ये सब क्यों करा? क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब रज्जन ठीक तो है ना? विमला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो सुबह ही पता चलेगा, लेकिन कुछ तो गलत है रज्जन के साथ। बरगद के नीचे जो जोगी रहता है, उससे बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ पता चलेगा। बस रात ठीक से कट जाए। सुबह सवेरे उठकर विमला बरगद वाले जोगी के पास पहुंच गई। अपने साथ वो अपने आंगन की मिट्टी भी लेकर गई थी। जोगी पेड़ के नीचे धुंधली रमा पर बैठा था और आंखें बंद करके ध्यान में लीन था। विमला चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ गई और 2-3 मिनट के बाद ही जोगी ने अपनी आंखें खोल दी और विमला के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमा दी। विमला ने हाथ जोड़ लिए। बोल माई, क्या बात है, क्यों बन परेशान है? अपने आंगन की मिट्टी लाई है ना? विमला ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पल्ले में बंदी गांठ को खोलकर एक पुड़िया निकालकर जोगी के सामने रख दी। जोगी ने उस पुड़िया को अपनी हथेली पर रखकर दूसरे हाथ की उंगली उस मिट्टी में घुमाई और फिर उसे नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। कुछ क्षण बाद पुड़िया वाली हथेली जोगी ने ऊपर की ओर उठा दी और होठों में कुछ बुदबुदा उठा। उसके बाद उसने हाथ नीचे करके एक बार फिर उस मिट्टी को सूंघ कर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? विमला ने व्यग्रता से पूछा। जोगी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। माई, परेशान ना हो, वो तो खुद एक बच्चा है, उसे तो खुद अपनी स्थिति का पता नहीं है, बस भटक रहा है। कौन बाबा, कौन भटक रहा है? मेरा रज्जन तो ठीक है ना, उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जोगी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। विमला अब भी जोगी को उम्मीद से निहार रही थी। कुछ क्षण बाद जोगी ने फिर से अपनी आंखें खोली और अपने धुने से एक मुट्ठी राख उठाकर कुछ बुदबुदाते हुए विमला की हथेली पर रख दी। माई, जहाँ से परेशानी साथ आई है, उसे वहीं वापस छोड़कर आना होगा आज ही, इससे पहले कि वो तेरे बेटे के अंदर ही रम जाए। उसे विदा कर दे, कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। कहते हुए जोगी ने विमला को सब समझा दिया कि क्या करना है। विमला डरते हुए घर की ओर चल पड़ी। रज्जन अभी तक सोया हुआ था। विमला ने प्रीति को जोगी की सारी बातें बता दी। कुछ देर बाद ही रंजन उठ गया। माँ, मुझे उठाया क्यों नहीं? स्कूल जाना था मुझे। कहते हुए वो खाट से उठकर खड़ा हो गया और नल पर जाकर हाथ मुंह धोने लगा। विमला और प्रीति दोनों एक दूसरे की ओर चिंता से देख रहे थे। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही रज्जन ने हाथ मुंह धोए, तुरंत ही उसकी आवाज़ बदल गई। क्यों जीजी, तुम्हारी माँ ने क्या किया था रात? रज्जन ने लाल आंखों से विमला को घूरते हुए कहा। क्या? माँ ने तो कुछ नहीं किया था। प्रीति ने
थोड़ा डरते हुए बोला। फिर रज्जन, बताया ना तुम्हें, मंगलू हूं मैं। इस बार रज्जन ने प्रीति को घूर कर देखा। दोनों माँ बेटी सहमे सहमे से एक दूसरे को देख रहे थे। प्रीति ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या रे मंगलू, मेरे साथ चलेगा खेत पर, चारा काट कर लाना है। अरे वाह, जरूर जाऊंगा ना, यहाँ तो मेरा मन भी नहीं लग रहा। पता है जीजी, मेरे छोटे भाई बहन जब साथ रहते थे ना तो मेरा बहुत मन लगता था। कहते हुए रज्जन की आवाज़ में मायूसी दिख रही थी। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को इशारा करा और धीमे से मुस्कुरा उठी। प्रीति और रज्जन दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद ही विमला भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। प्रीति के साथ रज्जन उछल कूद करता हुआ जा रहा था और विमला ने दूर से ही उन दोनों को देख लिया। जैसे ही विमला बाग के पास पहुंची, उसने जोगी की दी हुई राख की एक लकीर खींच दी और उसके बाद वो फिर से प्रीति के पीछे चल दी। खेत पर जाकर प्रीति चारा काटने लगी और रज्जन किनारे पर बैठकर मस्ती से मिट्टी में खेलने लगा। विमला धीरे से रज्जन के पीछे पहुंच गई और जोगी की दी हुई राख रज्जन के सिर के ऊपर डाल दी। रज्जन के मुंह से चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। विमला ने जल्दी से रज्जन को गोद में उठा लिया और वापस घर की ओर भागी। प्रीति भी माँ के पीछे भागने लगी। तब प्रीति के कानों में आवाज आने लगी, जीजी, मुझे भी लेकर चलो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुड़कर देखा। प्रीति के शरीर पर भी जोगी की दी हुई राख लगी थी जो उसने घर पर ही लगा ली थी। प्रीति के कानों में पीछे से आ रही कदमों की आवाज़ लगातार तेज हो रही थी और रह रहकर मंगलू की आवाज़ उसके कानों में आ रही थी। बाग में खींची हुई राख की रेखा को पार करने के बाद दोनों माँ बेटी ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन प्रीति को दूर से आती हुई आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, जो अब दूर जाते हुए महसूस हो रही थी। इसी तरह विमला रज्जन को गोद में उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे जोगी के पास पहुंची। प्रीति भी साथ में थी। बाबा, देखो मेरा बच्चा ठीक है ना? विमला ने रज्जन को जोगी के सामने लिटाकर पूछा। सब ठीक है माई, डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए जोगी ने प्यार से रज्जन के माथे पर हाथ रख दिया। रज्जन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हैरानी से उधर उधर देखने लगा। विमला ने खुशी से बेटे को सीने से चिपका लिया। प्रीति का चेहरा भी भाई को देखकर खिल गया। बाबा, ये सब क्या था? कुछ तो बताओ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विमला ने हाथ जोड़कर जोगी से प्रार्थना करी। माई, कुछ बातें समझ से परे हैं। ये मंगलू की आत्मा, इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता था कि ये मर गया है। उसे तो बस ये लग रहा था कि वो जंगल में है। वो एक रात पहले ही मरा था। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि कहीं आ जा सके। जब प्रीति ने उसे अपने साथ आने को कहा तो उसके सहारे से घर तक चला गया, लेकिन प्रीति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रीति ने रज्जन को पकड़ा, मंगलू रज्जन के शरीर में चला गया। वो उसका हमउम्र था और कमज़ोर भी। बस फिर आगे तो तुझे सब पता ही है माई। ये मंगलू तो भोला भाला था। इसे लगता था कि डॉक्टर की दवाई से उसे सब कुछ हुआ है, इसीलिए वो डॉक्टर से चिढ़ता था। खैर, सब ठीक हो जाएगा। और बेटी, आगे के लिए भी ध्यान रखना। पीछे से आती हुई अनजानी आवाज़ का कभी जवाब मत देना। कभी कभी कोई बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। बाबा, हम तो रोज़ खेत पर जाते हैं, कहीं वो फिर से हमारे साथ तो नहीं आएगा ना? विमला ने संदेह दिखाया। नहीं, आज तीसरा दिन है, आज इसे मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी कोई अतृप्त आत्मा कुछ कर देती है। बाकी तो सब ईश्वर के अधीन ही है। सृष्टि का नियम स्वतः ही चलता रहता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कहकर जोगी ने अपनी आंखें मूंद ली। विमला ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दोनों बच्चों के साथ घर लौट गई। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात तो सुनी ही होगी कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि रात में जब हम सोते हैं उस समय अलग अलग लोगों के हिसाब से हमारे साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि उस समय हम जो सपने देखते हैं दरअसल वो किसी अन्य दुनिया में ही हमारी हकीकत होती है, यानी कि मल्टीवर्स। वही
कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सोते समय हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर बाहर घूमने जाती है या फिर शरीर से अलग हो जाती है। इनमें से कौन सी बात सच है एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, पर इसी से जुड़ी एक सब्सक्राइबर की सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं घटना की ओर। आज से लगभग 12-13 साल पहले की बात है ये। मैं अपनी वाइफ के साथ दिल्ली के पास ही के एक जगह पर, जिसका नाम फरीदाबाद है, वहाँ पर रहता हूँ। सारा काम वहाँ पर हमारा बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी और मिडिल क्लास घर का होता है। मैं पूरे वीक काम करता था और वीकेंड पे घर पे आराम। मेरी वाइफ घर संभालती थी। हमारे उस टाइम पर कोई बेबी नहीं था। मैं सीधा घटना वाली रात की तरफ आता हूँ। उस पूरे हफ्ते भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। सबको यही लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम दोनों ने रात में अच्छे से डिनर किया और उसके बाद सो गए। इंसिडेंट हुआ सुबह के लगभग 2 या 3 बजे के आसपास। एकदम से मेरी आँख खुली। मैं उस समय पर बेड की लेफ्ट साइड पर सोया हुआ था, लेफ्ट की साइड ही फेस करके, यानी कि मेरा फेस उस टाइम पर दीवार की तरफ था, जबकि मेरी वाइफ मेरे पीछे यानी कि बेड की दूसरी साइड पर सोई हुई थी। अब थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही लेटा रहा और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा घूम जाना चाहिए अब, यानी कि करवट बदलनी चाहिए। यही सोचकर मैंने अपनी करवट बदल ली और जैसे ही मैंने ऐसा करा, जो मैंने देखा शायद मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को 2 अलग अलग फॉर्म्स में देखा। सच में मैंने अपनी वाइफ की बॉडी को बेड पर ही लेटे हुए पाया, पर वो बेड पे होते हुए भी बेड से थोड़ा ऊपर को उठी हुई थी, मानो वो हवा में तैर रही हो। और उसके लगभग 1 फीट ऊपर मैं अपनी वाइफ को एक और रूप में देख पा रहा था, जो कि उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं लग रहा था। वो थोड़ा पारदर्शी था। मेरी वाइफ जो कि बेड पर उल्टी होकर लेटी हुई थी, वो अपनी ऊपर वाली फॉर्म में एकदम सीधी लेटी हुई थी। फिर वो एकदम से हिलने सी लगी और एकदम से उसकी आंखें मेरी ओर को घूमी, वो जो ऊपर तैर रही थी उसकी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस पूरे टाइम पर शायद कोई और होता तो शायद वो डर के मारे बेहोश भी हो जाता। और सच कहूँ तो मुझे भी डर लगा, बेहद ज़्यादा डर लगा। पर मैं इस चीज़ को पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर पा रहा था, या देख पा रहा था और फील कर पा रहा था। इस घटना के बारे में पूरी लाइफ में मैंने अपनी वाइफ से कई बार बात करने की कोशिश करी, पर मैं कोई खास वजह नहीं जान पाया। पर्सनली जितना मुझे लगा था कि शायद ये उसका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी कि NDE था। एक और चीज़ जो मुझे याद आती है वो ये कि मेरी वाइफ का जो फॉर्म मैं ऊपर देख पा रहा था, वो मेरी एक्चुअल वाइफ से काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहा था। उसकी उम्र कम लग रही थी, उसके बाल काफ़ी अलग लग रहे थे जैसे कि उसकी रियलिटी में थे। मतलब कुल मिलाकर वो मुझे 15 से 20 साल तक यंग लग रही थी उस टाइम पर। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ख्याल आता है कि मैंने उसी टाइम पर अपनी वाइफ को एकदम से बोलने की कोशिश क्यों नहीं करी, उसे पुकारने की कोशिश क्यों नहीं करी, या फिर उसे छूने की कोशिश क्यों नहीं करी कि वो किस हालत में है। कई बार मन में ख्याल आता है कि मैंने क्यों नहीं बोला कि वापस आओ अपने शरीर में, कहाँ जा रही हो। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जितना मुझे याद आता है वो तो लगभग इतना ही था। पर मैं ये जानना चाहता था कि मेरी वाइफ को भी कुछ ऐसा फील हुआ था या फिर ये मेरी कहीं इमेजिनेशन ही तो नहीं थी। मैं कुछ नहीं करा और चुपचाप लेटा रहा, और कब मैं सो गया मुझे पता भी नहीं लगा। कुछ घंटे और बीत गए और तब मेरी आंख खुली जब मेरी वाइफ वॉशरूम के लिए उठी थी। और उस टाइम पर जब वो वापस आई तो मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करी। मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड था कि उसने क्या फील करा है। मैंने उससे पूछा भी, पर उसके साथ एग्जैक्टली वो तो नहीं हुआ जो कि मैंने देखा, पर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था ये। पर आपको भी ये जानने में हैरानी होगी कि मेरी वाइफ ने आखिर मुझसे कहा क्या। मैंने अपनी वाइफ से पूछा
क्या बीती रात कुछ हुआ था, कुछ अजीब? उसने कहा हाँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बिस्तर के ऊपर तैर रही थी और मुझे किसी की आवाज़ आई। वो कुछ तो बोल रहा था। मुझे भी नहीं याद कि मेरी वाइफ ने उस टाइम पर एग्जैक्टली मुझसे क्या कहा था, पर इतना याद है कि मेरी वाइफ ने जो मुझे बताया था वो चीज़ नहीं थी जो कि मैंने उससे उस टाइम पर बोली थी। वो एग्जैक्ट वर्ड सेम नहीं थे। पर मैं इस बात से हैरान भी नहीं हूँ, क्योंकि जब आप किसी इस तरह की स्टेट में होते हो, यानी कि अपनी बॉडी से अलग, क्योंकि हम अपनी बॉडीज में डुअलिटी की फॉर्म में रहते हैं, अपने ईगो, अपनी पर्सनैलिटी को अलग करके। पर उसे ये बात याद थी कि वो बिस्तर के ऊपर तैर रही थी और उसने कोई आवाज़ सुनी। इस बात से मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो ये घटना उसी चीज़ से कनेक्टेड है जो कि मैंने भी फील करी थी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुम अभी बिस्तर पर उल्टी होकर सोती हो? पर उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। जबकि जिस टाइम पर हमारी शादी हुई थी और उस रात तक भी मेरी वाइफ की ये कंटिन्यू आदत थी कि वो पूरी रात बस उल्टी होकर ही सोया करती थी। और मुझे उसके घर वालों से भी बात पता चली थी कि उसकी ये आदत बहुत पहले से थी। आपकी कोई ऐसी आदत जो कि आपको इतने लंबे समय से हो, वो ऐसे ही खुद ब खुद बदल नहीं जाती। इसके पीछे कोई रीज़न होता है। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर मैं आज भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। आप भी अपनी राय इस बारे में मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।